हेलो एवरीवन। ये आज की वीडियो में हम आपको इस यूनिट की जो भी बची हुई चीज़ें हैं बताएंगे। इसके पहले ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप लोगों ने इस यूनिट में क्या क्या पढ़ा। लास्ट वीडियो में आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लास्ट 2-3 वीडियोज़ में पंपिंग लेमा थ्योरम, उसका प्रूफ और उस पर बेस्ड ऑन 3 न्यूमेरिकल हमने बताए हैं लास्ट 3 वीडियोज़ में। अब आज की वीडियो में फ़िलहाल पहले मैं इस यूनिट में जो बची हुई चीज़ें हैं वो समझा देता हूँ, तब उसके बाद इस यूनिट को रिव्यू कर दूँगा। तो पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ का जो जनरल सेंस है, बेसिकली ये किसी एक सेट पे बेस्ड ऑन होता है और ऑपरेटर होते हैं। अब यहाँ पे सेट जो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, क्लोज्ड दिस पर्टिकुलर सेट इज क्लोज्ड अंडर दिस ऑपरेशन, और उसी बेसिस पे आप बाइनरी ऑपरेशन बोलते थे। तो यहाँ पे भी ले दे के सेट ही का सब खेल है। रेगुलर सेट बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज को, सेट ऑफ स्ट्रिंग होता है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज मतलब क्या, सेट ऑफ स्ट्रिंग। तो अल्टीमेटली सेट ही फॉर्म हुआ, लैंग्वेज मतलब सेट ही है एक तरीके से। तो सेट जो है वो सेट क्लोज्ड है कि नहीं है पर्टिकुलर कुछ ऑपरेशन के अगेंस्ट या उसके रिस्पेक्ट में। तो जैसे यूनियन है, कॉन्कैटिनेशन है, क्लोजर है और ट्रांसपोज है, इंटरसेक्शन है और कॉम्प्लीमेंटेशन है। इसके अलावा 2-3 और भी हैं, डिफरेंस है और होमोमॉर्फिज्म है, इन्वर्स होमोमॉर्फिज्म है। इन सब के लिए क्लोज्ड होता है रेगुलर लैंग्वेज। अब यहाँ पे जैसे यूनियन की बात करें तो रेगुलर लैंग्वेज की फैमिली जो है उसको एक सेट में रख लीजिए। सारे जितने भी रेगुलर लैंग्वेजेज हैं उनकी एक फैमिली बना के सेट बना दीजिए। उसमें से कोई भी 2 रैंडमली लैंग्वेज आप पिक करके उनके बीच में यूनियन ऑपरेशन कराओगे तो एक अनदर सेट बनेगा। उसमें दोनों लैंग्वेज के स्ट्रिंग आ जाएंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे वो एक बार आएगा, ऐसा नहीं है कि 2 बार आएगा। यूनियन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो जानते ही हैं। तो एक तरीके से नया सेट फॉर्म होगा, नई सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बनेगी। वो जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होगी वो भी रेगुलर सेट ही होगा, मीन्स रेगुलर लैंग्वेज होगा। दैट्स वाई रेगुलर लैंग्वेजेज आर क्लोज्ड अंडर यूनियन ऑपरेशन। अब देखिए, यूनियन हो गया, कॉन्कैटिनेशन हो गया और इंटरसेक्शन हो गया, ये 3 और एक डिफरेंस जो यहाँ पे है, ये 4 जो हैं, एक यूनियन, कॉन्कैटिनेशन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, ये 4 तो आपको ऐसा है कि जो पहले पढ़ते हुए आए हैं उसके बेसिस पे ही समझ सकते हैं कि हाँ ये बाइनरी ऑपरेटर बेस्ड ऑन है और इस नाते 2 ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ रही है। अब चूँकि ऑपरेंड यहाँ पे क्या है, रेगुलर सेट का, रेगुलर लैंग्वेज की जो फैमिली का एक सेट बनाया है आपने, रेगुलर लैंग्वेजेस का एक सेट जो बनाया है जिसको आप रेगुलर लैंग्वेज की फैमिली भी कह सकते हैं, वो हमारा एक सेट है और उसके अंदर से जो एलिमेंट आप पिक करेंगे वो रेगुलर लैंग्वेजेस होगा। तो एलिमेंट यहाँ पे क्या है, रेगुलर लैंग्वेजेस हैं। तो आपको यूनियन ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है तो 2 रेगुलर लैंग्वेजेस उसमें से पिक करने पड़ेंगे। 2 रेगुलर लैंग्वेजेस पिक करके आप यूनियन ऑपरेशन करोगे तो जो आउटकम आएगा वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज होगा। तो इसी नाते हम रेगुलर लैंग्वेज को क्लोज्ड अंडर यूनियन ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से कॉन्कैटिनेशन है, कॉन्कैटिनेशन भी आपका बाइनरी ऑपरेटर है। तो यहाँ पे भी 2 लैंग्वेज
उस फैमिली से पिक करिए रैंडमली L1 L2, और उसको अगर आप कॉन्केटनेट कराएंगे तो एक अनदर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बनेगा। कॉन्केटनेशन तो जस्ट सिमिलर टू कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह आपको दिखेगा। तो जो लैंग्वेज पहले होगा वो समझ लीजिए, अब वहाँ ऑर्डर्ड पेयर मिलता है, यहाँ पे क्या होता है कि इस लैंग्वेज का स्ट्रिंग और उस लैंग्वेज का स्ट्रिंग जस्ट राइट वन आफ्टर अनदर वन, उस तरह का होगा। कि जैसे अगर मान लीजिए किसी एक सेट लैंग्वेज में ए बी एक वर्ड है, दूसरे में बी ए है, तो कॉन्केटनेट होने के बाद ए बी बी ए बन जाएगा। तो भी जो भी बनेगा वो रिजल्ट आएगा वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज ही होगा। दैट्स वाई वी रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर इंटरसेक्शन ऑपरेशन आल्सो। इंटरसेक्शन आपका ये भी आपका बाइनरी ऑपरेटर है, और आप दो लैंग्वेजेस को अगर इंटरसेक्ट कराओगे, दो रेगुलर लैंग्वेजेस को, तो जो कॉमन दोनों में स्ट्रिंग्स होंगे वही आएंगे, और उसके बेसिस पे आप जो भी रिजल्ट आएगा, आउटकम आएगा, यानी जो सेट फॉर्म होगा वो भी रेगुलर लैंग्वेज की सारी शर्त को फॉलो करेगा, मतलब उसके लिए भी DFA एग्जिस्ट करेगा। तो इसी नाते रेगुलर लैंग्वेजेस अंडर इंटरसेक्शन ऑपरेशन भी क्लोज्ड होता है। डिफरेंस में यहाँ पे डिफरेंस है दो लैंग्वेजेस का, यानी कि दो सेट का आप सिंपली डिफरेंस ले रहे हैं कहने के लिए। तो दो लैंग्वेजेस हैं, बट अल्टीमेटली L1 L2 विल बी द टू सेट्स, एंड से इन सेम वे इफ वी टेक difference of these two sets we will get another set, and resultant set also be a regular set, means regular language. So regular languages are closed under difference operation also. तो ये चार तो आपके साफ साफ जो दिख रहे हैं बाइनरी ऑपरेटर पे बेस्ड ऑन है। क्लोजर आपका यूनरी ऑपरेटर है। अगर आपका एक लैंग्वेज यल है तो यल एस्ट्रिक, यानी कि समझ लीजिए कि यल के अंदर अगर दो स्ट्रिंग है ए बी और बी ए, तो अगर आप इसका क्लोज़र करेंगे तो कहने का मतलब इस तरह से कुछ दिखेगा। ये इस पे अगर आप ए बी बी ए कैरेक्टर मान के लिख दीजिए तो बहुत सारी स्ट्रिंग्स बनेंगी जो ए बी और बी ए के रिपीटेशन पे बेस्ड ऑन होगा। तो जो लैंग्वेज बनेगा वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज ही होगा। तो ध्यान ये रखना है कि क्लोज़र ऑपरेशन आपका या इटरेशन ऑपरेशन उसको बोलते हैं, वो यूनरी ऑपरेटर है। तो उसके एग्जांपल में या उसको समझाते वक्त आप एक ही लैंग्वेज सपोज करिए, लेट if L is a regular language then L asterisk will be also a regular language, and so regular languages are closed under closure operation. ट्रांसपोज भी यूनरी है, अगर उसको रिवर्सल भी बोलते हैं। अगर यल एक लैंग्वेज है तो उसका ट्रांसपोज LT होगा, और इसमें कोई ख़ास नहीं है। जैसे ए बी और बी ए बी बी ए, अगर यल के अंदर दो स्ट्रिंग हैं तो LT के अंदर इसी का रिवर्सल आ जाएगा, हर एक स्ट्रिंग का रिवर्सल कर दिया जाएगा, तो एक अनदर सेट फॉर्म होगा। और आप बड़े आराम से इसको समझ सकते हैं कि जितने भी एरोज आपके DFA में है सबको रिवर्स कर दीजिए, इनिशियल को फाइनल बना दीजिए, फाइनल को इनिशियल बना दीजिए, तो ये आपका बनना शुरू हो जाएगा। तो जो रहेगा वो भी DFA, जो आप एजेस को रिवर्स कर रहे हैं डायरेक्शन को, और इनिशियल को फाइनल, फाइनल को इनिशियल कर रहे हैं, तो है तो वो भी अल्टीमेटली DFA। तो आराम से कह सकते हैं कि रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर ट्रांसपोज ऑपरेशन आल्सो। ठीक इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंटेशन है। कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि अगर यल एक लैंग्वेज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट LC अगर कह दें या यल बार कह दें, वो भी यल का जो कि कॉम्प्लीमेंट है वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज होगा। तो इस वजह से रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन। अब LC या यल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जैसे यल एक लैंग्वेज है और उसके अंदर AB और BA दो स्ट्रिंग हैं, तो यहाँ पे जो यल
बार है वो है क्या, ए बी पे बेस्ड ऑन दो लेटर पे बेस्ड ऑन ये लैंग्वेज है। तो यूनिवर्सल यहाँ पे सेट का काम जो करेगा ए प्लस बी एस्ट्रिक और माइनस यल आप ये कर दीजिए। तो यल बार जो आएगा वो आपका हो जाएगा क्या चीज़, वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज ऑफ यल। तो वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज ही होगा। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि यल बार आपका, अगर यल रेगुलर लैंग्वेज है तो यल बार भी रेगुलर लैंग्वेज होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे समझाया गया है कि L1 L2 इफ L1 L2 आर टू रेगुलर लैंग्वेजेस तो L1 यूनियन L2 L1 L2 L1 इंटरसेंगे। इन सबको समझाने के लिए बाकी जो 3 बच रहे हैं इनको समझाने के लिए दो लैंग्वेज लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लैंग्वेज लीजिए। यल लीजिए, कह दीजिए यल एस्ट्रिक भी रेगुलर है। यल लीजिए, कह दीजिए यल बार भी रेगुलर है। यल लीजिए और कह दीजिए एल टी भी रेगुलर लैंग्वेज है। दो अलग अलग लैंग्वेज लेने की ज़रूरत नहीं। क्या जरूरत दो को समझाने की, तो मैंने एक कॉमन लाइन ऊपर लिख दिया था, इस वजह से बोल दिया। अगर मान लीजिए सिर्फ L1 लिखता तो कहते L2 नहीं है क्या, तो इस वजह से उसको अलग से समझाइएगा, बेटर रहेगा। फिर यहाँ पे मैंने एल टी के बारे में भी एग्जांपल समझाया है, अभी भी समझाया भी हूँ आपको। दूसरी चीज़ है होमोमॉर्फिज्म में भी आपका रेगुलर होता है, इन्वर्स होमोमॉर्फिज्म में भी रेगुलर होता है। बाकी ये जो 5-6 ऊपर और एक नीचे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बस ऐसे ही याद रखिएगा, कभी आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी तो कर लीजिएगा। अब देखिए यूनियन और कॉन्कर्डिनेशन के बारे में कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत समझाई है मैंने इसमें नोट्स में, कि लेट आर एंड एस बी टू रेगुलर एक्सप्रेशन, और उसी तरीके से मैंने समझाया भी आपको। यहाँ पे आर प्लस एस है, वही सेट है, दो सेट का यूनियन करोगे तो भी रेगुलर ही रहेगा, और वैसी तरह से कॉन्कर्डिनेशन भी है। खैर इसको आप लोग समझ सकते हैं आराम से, नोट में 2 बार रिपीट हो गया है तो इस वजह से स्किप कर रहे हैं। DFA कॉम्प्लीमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि किसी भी अगर कोई भी अगर DFA है और या कह सकते हैं लैंग्वेज है, उसका DFA दिया गया है, तो वो लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज या उस DFA का कॉम्प्लीमेंट DFA क्या होगा। तो बड़ा आसान प्रोसीजर है, बहुत ही सिंपल है, आराम समझ सकते हैं। ये एक DFA है। To get its complemented DFA or the language which is recognized by this particular DFA, what will be the complement language of language recognized by this DFA। तो बड़ा सिंपल है, आपको कुछ खास नहीं करना है, जस्ट मेक फाइनल स्टेट जो आपका दिया गया है उसको नॉन फाइनल बना दीजिए, और जितने नॉन फाइनल है उसको फाइनल बना दीजिए। इनिशियल का इसमें कहीं जिक्र नहीं कर रहा, तो इनिशियल जैसे एज इट है वैसे पड़ा रहेगा। इनिशियल इज आल्सो ए नॉन फाइनल स्टेट, सो वो भी आपका नॉन फाइनल, इस वजह से उसको फाइनल बनाना पड़ेगा। बट इनिशियल जो स्टेट है वो इनिशियल एज इट रहेगा। तो दिस इज इनिशियल स्टेट, सो इट है इट्स इनिशियल स्टेट कैरेक्टरिस्टिक रिमेन्स, but it is also non-final, so it will be final state। and same way Q1 is non-final, so it is final। QF is final, so here QF is non-final। तो इस तरीके से आप आराम से किसी भी DFA का कॉम्प्लीमेंट DFA बना सकते हैं, और उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। अब ये कॉम्प्लीमेंट DFA जो है, देखिए जो जैसे ये देखिए, तो ये जिन स्ट्रिंग को रहा है वो उन सारी स्ट्रिंग को अब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब स्टेट ही चेंज हो गया तो जो स्ट्रिंग यहाँ आके बन तो रही थी, इस स्टेट पे आके बन रही थी, जैसे यहाँ पे आके नल बन रहा था, यहाँ पे आने के बाद नल बनेगा, लेकिन नल रिकॉग्नाइज नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ क्या हुआ, नल जो नल इस लैंग्वेज के अंदर नहीं था, null does not belongs to this language, but here null belongs to यल। being क्यों ऐसा हो रहा है, being इनिशियल फाइनल स्टेट से। तो जो स्ट्रिंग इसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज में नहीं था वो यहाँ पे आ रहा है,
बी देखिए यहाँ पे बन तो रहा है, लेकिन बी लैंग्वेज के अंदर नहीं, क्योंकि Q1 पे जाके बन रहा है और Q1 आपका फाइनल स्टेट नहीं है, लेकिन उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या हुआ, Q1 फाइनल हो गया। बी, नाउ बी इज़ द वैलिड स्ट्रिंग। अभी आप देखिए जो स्ट्रिंग यहाँ पे वैलिड थी, जैसे ए वैलिड स्ट्रिंग थी क्योंकि Q0 से चल के QF पे आप आ रहे थे, बट हियर स्मॉल a इज़ नॉट वैलिड स्ट्रिंग बिकॉज QF इज़ नाउ नॉट ए फाइनल स्टेट। तो जस्ट रिवर्स हो जाता है, जो वैलिड स्ट्रिंग यहाँ पे थी वो यहाँ पे इनवैलिड हो जाएंगी, जो यहाँ पे इनवैलिड थी वो यहाँ पे वैलिड हो जाएंगी। यही है खेल इसमें। डिसीजन प्रॉपर्टी अगला टॉपिक है, डिसीजन प्रॉपर्टी। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डिसीजन प्रॉपर्टी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल है डिसीजन प्रॉपर्टी। डिसीजन प्रॉपर्टी बेसिकली इस चीज़ पे बेस्ड ऑन है कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे बेस्ड ऑन है। अब आप देखिए डिसीजन, जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें सिंपली दो आंसर होते हैं, एक या तो यस या तो नो। जैसे सपोज डैट आई हैव टू गो कॉलेज टुडे, दो आंसर आएंगे, या तो जाना है या तो नहीं जाना है, बीच का कोई मतलब नहीं है। आप आधे टाइम पे वापस आ जा रहे हैं हाफ डे लेके, इट डजेंट मैटर। गए बिना हाफ डे भी जाना है, एक क्लास के लिए जाना है, यू हैव टू गो टू कॉलेज। तो सिंपल सी बात है कि उसमें दो ही आंसर हैं, आइदर यू विल गो कॉलेज और नॉट, मीन्स यस और नो। some friends ask to you that do you go to college today, तो आप आंसर क्या दोगे, आइदर यस और नो। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी डिसीजन प्रॉपर्टीज जो बेस्ड ऑन इसी पे है, एनी डिसीजन प्रॉब्लम हैव टू आउटकम्स, आइदर यस और नो। अब इसमें तीन, इस एल्गोरिदम में या इस अप्रोच, इस डिसीजन प्रॉपर्टी में तीन हैं टोटल। एक तो मेंबरशिप क्वेश्चन है, दूसरा एम्प्टीनेस टेस्ट है, तीसरा फाइनाइटनेस टेस्ट है। मेंबरशिप क्वेश्चन में बेसिकली एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, वो आपके लैंग्वेज का मेंबर है कि नहीं, मतलब लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा है नहीं। तो एक जनरल स्ट्रिंग W ली गई और पूछा गया डिसीजन प्रॉब्लम क्या बनेगा, इज W बिलोंग्स टू L। आगे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ पूछ रहा है, तो अब क्या होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो पॉसिबल आंसर क्या होगा, आइदर यस और नो। इसके अलावा और कोई आंसर नहीं है। आधा बिलोंग कर रहा, आधा नहीं कर रहा है, या ये हो रहा है या वो हो रहा है, उससे क्या लेना देना। जस्ट सिंपल क्वेश्चन इज आइदर दिस स्ट्रिंग इज मेंबर ऑफ आवर लैंग्वेज और नॉट, देन आंसर विल बी आइदर यस और नो। अप्रोच इसके लिए क्या है, कैसे पता करेंगे, बिल्ड ए DFA फॉर L, इनपुट W टू दैट DFA, इफ DFA एंड्स इन द फाइनल स्टेट देन यस अदरवाइज नो। मतलब आप उस लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज से बिलोंगिंग बात कर रहे हैं उसके लिए DFA बना दीजिए और उस W को इनपुट करिए, DFA में प्रोसेस करिए इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हुए। अगर आप स्ट्रिंग का लास्ट करेक्टर जब प्रोसेस करते हैं और फाइनल स्टेट में जाकर रुकते हैं, इट मीन्स लैंग्वेज से बिलोंग करेगी स्ट्रिंग, मीन्स W बिलोंग्स टू L, आंसर यस मिलेगा, अदरवाइज नो मिलेगा। बड़ा सिंपल है अप्रोच। इसी तरीके से एम्प्टीनेस टेस्ट है। एम्प्टीनेस टेस्ट लैंग्वेज से रिलेटेड है आपके, कि मतलब आपका लैंग्वेज एम्प्टी है कि नहीं है। लैंग्वेज अगर एम्प्टी होगा तो आंसर यस मिलेगा, अदरवाइज नो मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे था इज W बिलोंग्स टू L, उसी तरीके से इज L इक्वल टू 5, आगे क्वेश्चन मार्क, पॉसिबल आंसर यस और नो। एक स्ट्रिंग होगी देन नो, अगर एक भी स्ट्रिंग नहीं है देन यस। बहुत सिंपल है। अब DFA इसका भी अप्रोच सिंपल है। आप DFA बनाइए और इनिशियल स्टेट से शुरू करते हुए अगर आप फाइनल स्टेट तक पहुंच रहे हैं, रीचेबल है, इस तरह की एजेस बने हुए, इस तरह के उसमें एज ड्रा हैं कि आप इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट जा सकते हैं, देन डेफिनेटली सम स्ट्रिंग विल बी इन आवर लैंग्वेज, अदरवाइज नो स्ट्रिंग। तो इफ फाइनल, तो अप्रोच में क्या है, जस्ट मेक DFA for given language and try to traverse from initial state to final state. If traversing to final state is possible, then definitely your language have some string, means your language is not empty, so answer is no, otherwise yes। बहुत सिंपल है।
लैंग्वेज 5 होगा, l इक्वल टू 5 होगा, तो मतलब कोई भी स्ट्रिंग उसके अंदर नहीं है। ठीक इसी तरह फाइनाइटनेस टेस्ट है। डिसीजन प्रॉब्लम यहाँ पे बनेगा, इज यल फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट होगा तो आंसर मिलेगा यस, अगर फाइनाइट नहीं होगा तो यस नो मिलेगा। तो अप्रोच क्या है, आप डीएफए बनाएंगे लैंग्वेज के लिए, उसके बाद जो डीएफए बनेगा उसमें से जितने भी स्टेट ऐसे हैं जो अनरीचेबल हैं फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट, मतलब कुछ भी कर लें लेकिन ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें इनिशियल स्टेट से शुरू करके फाइनल में नहीं पहुंच सकते हैं, उसको पहले रिमूव कर दीजिए। जैसे यही एक डायग्राम है, अगर आप इसमें ऐसा कुछ कर दें, इस तरह का एक स्टेट बना दीजिए और इसको फाइनल बना दीजिए, देन यू कैन नॉट रीच टू दिस स्टेट, कभी भी इस स्टेट पे नहीं पहुंच सकते, तो यू हैव टू रिमूव दिस स्टेट फर्स्ट। तो इस स्टेट को रिमूव, इस तरह के स्टेट को फर्स्ट स्टेप में रिमूव कर दिया जाएगा। जो भी स्टेट फाइनल इनिशियल स्टेट से चालू करके या स्टार्ट करके आप जिस स्टेट तक नहीं पहुंच सकते उसको पहले स्टेप में रिमूव कर देंगे। रिमूव ऑल स्टेट दैट कैन नॉट लीड टू एनी एक्सेप्टिंग स्टेट। तो मतलब जैसे ऐसे जितने भी स्टेट हैं जहाँ से आप फाइनल स्टेट तक नहीं पहुँच सकते उसको रिमूव कर दीजिए, जिसको डेड स्टेट भी कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपका डायग्राम इस तरह का बना हुआ है और आप ये फाइनल स्टेट है, अब बताइए इस स्टेट तो पहुँच जा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप में लगाने पे ये स्टेट आपका रिमूव नहीं होगा, लेकिन दूसरा जब स्टेप यूज़ करेंगे तो ये स्टेट रिमूव हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो पाथ फ्रॉम दिस स्टेट टू फाइनल स्टेट, सो इट इज़ यूजलेस स्टेट, सो रिमूव दिस स्टेट। आफ्टर थर्ड स्टेप में है, आफ्टर रिमूवल चेक्स फॉर साइकिल इन द रिजल्टिंग एफ। अगर साइकिल है तो आपका लैंग्वेज का जो है वो फाइनाइट नहीं है, अगर साइकिल नहीं है तो फाइनाइट है। साइकिल का मतलब इस तरह से हो सकता है, सेल्फ लूप भी हो सकता है और वैसे भी साइकिल हो सकती है। अगर इस तरह का सेल्फ लूप है तब भी फाइनाइट नहीं है, ये नहीं है मान लीजिए, लेकिन इस तरह की कोई बात हो रही है तो भी आपका फाइनाइट नहीं है, ये साइकिल है। तो अगर जिसमें भी समझ लीजिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग बनने के चांसेज हैं तो वो फाइनाइट नहीं हो सकता है, वो इनफाइनाइट होगा। तो बहुत सिंपल है, इजली यू कैन डिटरमाइन और टेस्ट दीज थ्री टेस्ट्स आइदर ऑफ मेंबरशिप और एम्प्टीनेस और फाइनाइटनेस। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इज ऑफ दिस यूनिट application and limitation the full automata machine है, because this can only recognize, ये रिकॉग्नाइजिंग मशीन है, ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है एंड नथिंग कैन डू एनीथिंग एल्स। तो कोई भी और चीज़ ये नहीं कर सकता है, केवल ये पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग साथ ही ये फाइनल ऑटोमेटा लीस्ट पावरफुल होता है। नो आउटपुट, यहाँ कोई आउटपुट का हिसाब किताब नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि इसमें इसका जो ब्लॉक डायग्राम आपने पढ़ा था, ब्लॉक डायग्राम में ये इनपुट टेप होता था, इसके नीचे एक हेड होता था, दिस हेड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव इन ओनली वन डायरेक्शन, ये भी एक लिमिटेशन है। दिस कैन मूव आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, इट कैन नॉट मूव इन बोथ डायरेक्शन, सो दिस इज ए लिमिटेशन। अगर लेफ्ट टू राइट वाला आप बनाएंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ ही जाएगा, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ कभी नहीं जाएगा। अगर आप राइट टू लेफ्ट वाला डीएफए बना रहे हैं तो वो राइट टू लेफ्ट ही जाएगा, लेफ्ट टू राइट कभी नहीं जाएगा। ये भी एक प्रॉब्लम हो गया, लिमिटेशन हो गया। तो दो ये लिमिटेशन हो गए। डीएफए हैव ओनली स्ट्रिंग पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग पावर, तो वही है, मैंने पहले ही बताया कि ये स्ट्रिंग रिकॉग्नाइजिंग पावर सिर्फ इसके अंदर है, कोई भी कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन पावर इसके अंदर नहीं है, तो ये भी एक लिमिटेशन की कैटेगरी हो गई। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम इसके अंदर लिमिटेशन है, देयर इज नो फाइनाइट ऑटोमेटा विच कैन रिकॉग्नाइज ए सेट ऑफ स्ट्रिंग इन विच इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस। आप पंपिंग लेमा के दौरान पढ़े भी हैं
कि प्रूव डैट दिस इज़ नॉट ए रेगुलर लैंग्वेज। तो इसमें क्या था, इसमें यही था कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस आर इक्वल एंड दिस कैन नॉट डन बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इसमें कंपैरिजन की बात है, इसमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। यू हैव टू स्टोर फर्स्ट ऑकर्ड सिंबल दैट इज़ ज़ीरो एंड देन कंपेयर विथ नंबर ऑफ दी ज़ीरोज़ टू नंबर ऑफ वंस। सो अगर आपके पास मेमोरी नहीं है तो यू कैन नॉट, आपके पास एक ही मेमोरी है इनपुट टेप, उसमें तो इनपुट स्ट्रिंग ही रखी जाती है, सेव की जाती है, तो यू हैव नॉट एनी एडिशनल मेमोरी। सो आइदर एडिशनल मेमोरी होता है या फिर रीडिंग राइटिंग कैपेबिलिटी होती, और साथ में हाँ ये भी एक लिमिटेशन है कि इन दिस मशीन head can only reading capability, it cannot write anything in the input tape. So this is also a big limitation of the finite automata. और अगर राइटिंग कैपेबिलिटी होती तो आप कुछ मार्क बना के या लैंडमार्क बना के राइट करते, बाई मीन्स ऑफ डैट यू कैन रिमेंबर एनीथिंग, बट दिस कैपेबिलिटी इज आल्सो नॉट प्रेजेंट देयर, एंड सो दिस इज आल्सो। दूसरी फिर है कि आप रीडिंग राइटिंग हेड भी आपका एक ही, रीडिंग हेड भी आपका एक ही तरफ मूवमेंट रखता है, वो भी एक लिमिटेशन है। अदरवाइज सम देयर विल बी सम मीन्स बाय विच वी कैन यूज़ मेमोरी सेंस, क्योंकि आपका जो ट्यूरिंग मशीन है मोस्ट पावरफुल है, उसमें यही दो फीचर प्रोवाइड किए जाते हैं कि आपका हेड एक तो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और दूसरा जो है इसके अंदर राइटिंग कैपेबिलिटी भी इमर्स की जाती है, तो इस वजह से वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, मेमोरी का भी काम उसी तरीके उससे आ जाता है। तो राइटिंग करने का मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करना, मीन्स यू आर मेमोराइजिंग समथिंग, तो वो कैपेबिलिटी अगर रहेगी तो मेमोरी अपने आप हो गई, मेमोरी तो है ही, बट यू हैव टू यूज सम रिकॉर्ड मेंटेनिंग कैपेबिलिटी। अब रिकॉर्ड मेंटेनिंग कैपेबिलिटी अगर आपके पास नहीं है, देन हाउ कैन यू मेक यूज ऑफ मेमोरी, वो भी आपका एक प्रॉब्लम है। फिर फिफ्थ लास्ट वन है कि इट कैन नॉट रिकॉग्नाइज, इट कैन नॉट डू एनी थिंग लाइक बैलेंसिंग चेकिंग, बैलेंसिंग चेकिंग नहीं कर सकता। इसे आप सी प्रोग्राम लिखते हैं तो आप देखिए कभी करली लेफ्ट करली ब्रेसेस ज़्यादा लगा दिए, राइट वाला कम है, या राइट वाला ज़्यादा है लेफ्ट वाला कम है, तो बैलेंसिंग चेक करके वो बता देता है कि करली ब्रेसेस मिसिंग है। हर एक पार्ट वो एक अलग करेक्टर की तरह ट्रीट करता है, लेफ्ट वाला एक अलग करेक्टर, राइट वाला एक अलग करेक्टर है, तो वो भी एक समस्या है यहाँ पे, इस तरह की भी काम नहीं कर पाता है। रही बात एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन में इसका जो मेजर एप्लीकेशन है वो इन डिज़ाइनिंग ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ द कंपाइलर, और उस लेक्सिकल एनालाइजर आपका इसी फाइनाइट ऑटोमेटा ही होता है एक, तो ये एक बढ़िया एप्लीकेशन है। दूसरा इसका एप्लीकेशन है स्पेल चेकर्स में काम करता है, और स्पीडी चेकर्स में, स्पीडी स्मार्ट एंड स्पीडी टेक्स्ट एडिटर में भी काम होता है, स्पेल चेकर में भी काम होता है। तो इससे फाइनाइट ऑटोमेटा से आप स्पीडी मतलब बहुत स्पीड वाला और एडिटर भी बना सकते हैं, स्पीडी एंड टेक्स्ट एडिटर, स्मार्ट एंड स्पीडी टेक्स्ट एडिटर बना सकते हैं, और स्पेल चेकर बना सकते हैं, सीक्वेंसर सर्किट के डिज़ाइन में भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह के एप्लीकेशंस हैं इसके। जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो लेक्सिकल एनालाइजर है, क्योंकि कंपाइलर का एक फेज़ होता है पूरी प्रोग्रामिंग के लिए, बड़ी ज़रूरी है। प्रोग्राम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके लिए ज़रूरी है, हर कंपाइलर में ये एक फेज़ होता है। लेक्सिकल एनालाइजर बेसिकली जो भी कीवर्ड्स होते हैं आपके लैंग्वेज में, जैसे इंक्लूड, प्रिंट अप, स्कैन अप, जितने प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं या रिजर्व वर्ड होते हैं, उनकी स्पेलिंग चेक करने में लेक्सिकल एनालाइजर का ही रोल है। तो इस तरीके से ये सेकंड यूनिट आपका पूरा हुआ, और ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए। लैंग्वेज का बेस यहाँ से बनता है, खासकर रेगुलर, तो रेगुलर जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से तैयार करिए। और दूसरी चीज़,
रेगुलर लैंग्वेज, इस यूनिट में आपने देखा कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं डीएफए से, या रेगुलर एक्सप्रेशन से डीएफए कैसे बनाते हैं। फिर आपने पंपिंग लेमा पढ़ा, पंपिंग लेमा से रिलेटेड आपने प्रॉब्लम सॉल्व किए, और फिर जो है आपने आज जैसे लिमिटेशन पढ़ा, एप्लीकेशन पढ़ा, डिसीजन प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, और आइडेंटिटीज बहुत सारे पढ़े हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन के सिंप्लीफिकेशन में काम आता है। तो ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से वीडियो देखिए, जितना वीडियो इससे रिलेटेड है, इस यूनिट से रिलेटेड। और क्वेश्चन का प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करिए। नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट यूनिट की जितने वीडियो हैं वो बाद में आपको देंगे। थैंक यू।